त्रिपुरा और मेघालय के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग की 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1 बजे सांसद खेल महाकुंभ का होगा उद्घाटन। तेलंगाना में केसीआर की आज मेगा रैली, किसानों पर रहेगा फोकस। केजरीवाल, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेता होंगे शामिल। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा। पंजाब में सुरक्षा छूट के बाद सिक्योरिटी डबल। कांगड़ा में अष्टकोणीय शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा आज। सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ में होंगे शामिल। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में करेंगे शिरकत। अब बारिश, आंधी व ओले का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज भी शीतलहर। कोहरे में कई ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। सबसे पहले लाइव न्यूज में बात करते हैं लखनऊ की, जहां वृद्धावस्था पेंशन योजना पर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। अब सभी पात्र आवेदकों को देगी वृद्धावस्था पेंशन। 1,000 रुपए प्रति माह दी जा रही है पेंशन। बड़ी संख्या में आ रहे आवेदन, पात्रों को लाभ देने के निर्देश। महीने जिला, मंडल और मुख्यालय स्तर पर होगी समीक्षा। आवेदन पेंडिंग पाए जाने पर अफसरों की होगी जवाबदेही। आवेदक की सालाना आय अधिकतम 46,080 रुपए। शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए की गई निर्धारित। आवेदन पेंडिंग पाए जाने पर अफसरों की होगी जवाबदेही। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आवेदक की सालाना आय अधिकतम 46,080 रुपए होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए की गई निर्धारित। वृद्धावस्था पेंशन योजना पर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, जहां भी सभी पात्र आवेदकों को देगी वृद्धावस्था पेंशन। 1,000 रुपए प्रति माह दी जा रही है पेंशन। आपको बता दें, बड़ी संख्या में आ रहे आवेदन, पात्रों को लाभ देने के निर्देश। महीने जिला, मंडल और मुख्यालय स्तर पर होगी जांच। आवेदन पेंडिंग पाए जाने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। और हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनीष, जिस तरीके से अब पेंशन में शहरी क्षेत्र को 56,460 रुपए की निर्धारित की गई है, काफी आवेदन भी आ रहे थे, क्या जानकारी देंगे? देखिए, आपको बताएंगे कि प्रदेश सरकार लगातार जो वृद्धावस्था में लोग हैं उनको पेंशन, उनकी जीविका के लिए एक पेंशन उसने निर्धारित की थी और लगभग 1,000 रुपए की धनराशि दी जाती है इस पेंशन योजना के तहत। और बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन कर रखा था। कई लोग थे जिनको इसकी पेंशन की जो लाभ थे वो नहीं मिल पा रहे थे, आवेदन पेंडिंग पड़े हुए थे। इससे संबंधित जो अधिकारी थे, इनसे जवाबदेही तलब की गई है कि आखिरकार इतना देरी क्यों हो रही है, लोगों को आवेदन पड़े हुए हैं। इसकी शिकायतें भी लगातार मुख्यमंत्री से की जा रही है। इसको लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया और बहुत ही जल्द अब जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए जिन लोगों ने, लाभार्थियों ने अपने आवेदन किए थे, उनको ये पेंशन दी जाएगी और बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया तैयार की जा रही है। जो भी कमियां हैं उनको दूर करके लोगों को लाभ दिया जाएगा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार के बड़े आदेश आ गए, साथ ही साथ जो अफसर इसमें देरी करेंगे या लापरवाही बरतेंगे उन पर भी बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो देरी कर रहे हैं लोग, जो आवेदन नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर जो आवेदन आए हुए हैं उन पे अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर के लोगों को इससे जवाब और अधिकारियों पेंडेंसी क्यों बढ़ती है, क्योंकि बहुत ही संख्या में वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों ने आवेदन किया है और अब लग रहा है कि 10 से 15 दिन के भीतर ये सभी कमियां दूर करके लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शुक्रिया मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि सरकार की तरफ से सभी आवेदकों को जल्द से जल्द वृद्धावस्था पेंशन देने की बात कही गई है और सभी पात्र जिनके आवेदन आए हैं उनको जल्द से जल्द पेंशन दी जाएगी। लखनऊ में बीजेपी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों की बैठक आज है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर ये बैठक आयोजित होगी। 2024 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारियां करेगी बीजेपी। मतदाताओं के डेटा प्रबंधन के गुण सिखाए जाएंगे, योजनाओं के लाभार्थियों का भी डेटा जुटाया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों की बैठक है आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर ये बैठक आयोजित होनी है। 2024 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारियां करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको बता दें कि 2024 के लिए बीजेपी बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक मजबूत रहने के लिए लगातार बैठकें करती रहेगी। आपको बता दें, आज 2024 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारियां होंगी, बैठकें होंगी। जो जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी हैं उनको डेटा कलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझाया जाएगा कि किस तरीके से मतदाताओं का डाटा कलेक्ट करना है। साथ ही जो बीजेपी की योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों तक को मिल रहा है उनके भी डेटा कलेक्शन की बात कही जा रही है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से जुड़े रहने की बात इस मीटिंग में हो सकती है। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर लाइव हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, जिस तरीके से आज ये बड़ी बैठक होनी है लखनऊ मुख्यालय में, बूथ स्तर पर यह बैठक हो रही है जहां पर डेटा कलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से इस प्रोसेस को सीखना है। जैसे कि आपने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में बाकी पार्टियों से सबसे आगे है, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कुल 2024 का जो फाइनल है उसमें मात्र दिन बचे हुए हैं और उससे पहले 2023 में सेमीफाइनल है जिसमें 9 राज्यों में चुनाव है। हालांकि 10वां राज्य जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, तो 10 राज्यों में चुनाव है। इन 10 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्यों के चुनाव का आगाज़ आज 3 बजे से हो जाएगा। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जो चुनाव आयोग है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया है जहाँ पर जो 7 छोटे छोटे राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर 4 राज्यों में चुनाव है। उसमें त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड जैसे राज्य हैं। यहाँ के 3 राज्यों में आज चुनाव का आगाज़ हो जाएगा। बाकी इंडिया में है और साउथ कर्नाटक और तेलंगाना में भी है। तो चुनाव की शुरुआत आज से हो जाएगी। 3 छोटे राज्यों में चुनाव होगा और फाइनल 2024 में होगा। 2024 का फाइनल जीतने के लिए सारी कवायद की जा रही है और इसी के मद्देनज़र लखनऊ में एक बड़ी बैठक यहाँ पर आहूत की गई है। इसमें सभी जिला अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। ज़िला संयोजक इसमें होंगे, उप जिला अध्यक्ष होंगे, उप जिला संयोजक होंगे, यानी कि तमाम तरह के जो ज़िले के लोग हैं वो इस पार्टी में इस बैठक में शिरकत करेंगे और उनकी अध्यक्षता करेंगे भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ में संगठन मंत्री भी यहाँ पर इसमें उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी बैठक है और इसके साथ में जो सोशल मीडिया की टीम है उनके संयोजकों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। सोशल मीडिया के लोगों को भी इसमें रखा गया है जिससे कि सारे लोगों को एक साथ बैठ करके उन्हें आगे का मार्ग निर्देशन दिया जा सके। सबसे बड़ी बात होगी कि डाटा कलेक्शन की, कितना डाटा अब तक कलेक्शन हुआ है उस डाटा को शेयर किया जाएगा और उसके साथ ही साथ में डाटा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस पर निगाह रखी जाए, कैसे जो कांटेक्ट किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। दूसरा जो बड़ा ग्रुप है लाभार्थी ग्रुप। लाभार्थी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप देश में बन चुका है।
हालांकि अब तक अलग अलग ग्रुप बने थे, जाति का ग्रुप है, वर्ग का ग्रुप है, सब अलग अलग है, लेकिन ये एक नया वोट बैंक बन के तैयार कराया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने। जी बिल्कुल। जिनको सरकारें लाभ दे रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिनको सरकारों ने लाभ दिया है उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिनको लाभार्थी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उनका डाटा पूरा कलेक्ट यहाँ पर किया गया है। उनसे फ़ोन से लगातार संपर्क साधा जाएगा कि आपको जो लाभ मिला है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं और कौन से लाभ आपको चाहिए, उनसे उस बात पर बात की जाएगी। तो लगातार उनसे संपर्क किया जाता रहेगा और ज़िले के जो लोग हैं वो भी उनके संपर्क में जाके कांटेक्ट करते रहेंगे। यहाँ फ़ोन से भी उनसे बात की जाती रहेगी। तो उस लाभार्थी ग्रुप पर पूरी तरीके से पकड़ बनाया जाएगा जिससे कि उन्हें वोट बैंक के रूप में तैयार किया जा सके। और जिस तरीके से 2019 की नैया पार की गई थी, 2022 की नैया पार की गई थी, उसी तरीके से 2024 में भी ये जो लाभार्थी वोट बैंक है ये एक बड़ा किरदार निभा सकता है, उसी पर उसको फोकस किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से आज बीएसपी का भी कार्यकर्ता सम्मेलन है, जहां अभी कुछ ही 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मायावती ने कहा था कि इस बार हम गठबंधन नहीं करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए डेटा कलेक्शन प्रोसेस और इस तरीके की चीजें कर रही है, वहीं बीएसपी भी आज बड़ा सम्मेलन कर रही है। तो इस पर क्या बताना चाहेंगे, इसकी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अब तक 18 मंडलों में वो अपनी ये मीटिंग कर चुकी है। आज उनका 19वां मंडल होगा, यानी कि आखिरी मंडल की इनकी मीटिंग होगी। उसके बाद में जिला अध्यक्षों की जिले स्तर पर मीटिंग होगी, वहाँ भी सारी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। मायावती जिस तरीके से पिछले 2009 के चुनाव के बाद में 2007 से 2012 की उनकी सरकार थी, लेकिन 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहाँ से जो गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद 2012, 2014, 2017, 2022 लगातार वो उनमें गिरावट दर्ज की गई है। और जो बसपा कभी 30% वोट पाके बहुमत की सरकार बनाती थी, वो अब 12 से 13% वोट बैंक पर आकर के रुक गई है। तो ये उनमें सबसे बड़ी गिरावट है और उसमें अकुलाहट साफ नज़र आ रही है। 2024 का चुनाव, 2000 इससे पहले 19 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके लड़ा था, तो उनकी 10 सांसद आ गए थे, लेकिन 2022 का चुनाव अलग लड़ा था तो उनका एक विधायक आया था। अब ऐसे में उनको अपना संगठन मजबूत करना है और उसी लिहाज से वो सारा काम कर रही हैं। अभी तक उनका पूरा फोकस अल्पसंख्यकों पर था, तो मैसेज ये जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की बजाय जो दूसरे छत्रप दल है समाजवादी पार्टी, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रही है। यही कारण है कि वो मैसेज सही नहीं जा रहा था। अब बहन जी ने अपना ट्रैक बदला है और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक के साथ साथ में पिछड़ों को भी इसमें पूरी तरीके से जगह दी जाएगी। यानी कि जो कॉम्बिनेशन अब बनेगा, जो कॉम्बो अब बना रही हैं, उसमें दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का एक कॉम्बो बनाया जाएगा। इसको लेकर के उनकी रणनीति अपनी बना रही है और इसी पर वो कार्रवाई कर रही है, लोगों को लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मंडल स्तर पर ये कार्रवाई हो चुकी है और इसके बाद में अब जिला स्तर पर कार्रवाई होगी। ये एक तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की अगर तेलंगाना में 4 मुख्यमंत्री वहाँ पर होंगे, बीआरएस यानी कि जो बीआरएस है उसके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो वहाँ पर इस मीटिंग को आहूत किया है उन्होंने। अखिलेश यादव उसमें शिरकत करेंगे, केजरीवाल वहाँ पर होंगे, भगवंत मान वहाँ पर होंगे, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन, वो भी वहाँ पर होंगे। तो बिल्कुल जी प्रदीप जी, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके आज ये बैठक है लखनऊ में, बहुत जरूरी बैठक है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद ये पहली बैठक होनी है, तो इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह चौधरी कर रहे हैं। साथ ही साथ जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक खबर सामने आई थी, जो हमने चलाई भी थी, कि अब एक बड़ा बदलाव भी देखा जाएगा जिला अध्यक्ष के स्तर पर, यानी जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे और कई इस तरीके के बदलाव भी देखे जाएंगे। तो क्या इस बैठक में इस तरीके का भी कोई फैसला लिया जा सकता है? नहीं, देखिए दूसरी है, आज जिला अध्यक्षों की बैठक है, जिला संयोजकों की बैठक है। जहाँ तक जिला अध्यक्षों को बदलने की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है। हमने खबर सबसे पहले दिखाई थी, के न्यूज़ ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि कम से कम 30 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और इन जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा और साथ ही साथ में पिछड़ों को पूरी तवज्जो दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो असली वोट बैंक रहा है
वो पिछड़ा वर्ग रहा है। यादवों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो पिछड़ा है और अति पिछड़ा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया था 2014 के चुनाव में और अपार सफलता हासिल की थी। और ये पिछड़ा जो वोट बैंक है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफलता दर सफलता दिलाता चला जा रहा है। और हालांकि पार्टी ने बीच में ये कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी ने जाति पात पूरी तरीके से खत्म कर दी है, लेकिन ये उनको भी पता था और लोगों को भी पता था कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां बिना जाति के चुनाव नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना वही पुरानी जो बात है उसको रखना शुरू किया है कि पिछड़ों को पूरा तवज्जो दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उनके नाम पर अपार सफलता अर्जित की गई थी, तो उसी तरीके से अब एक बार फिर से अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें भी जो राजनीतिक प्रस्ताव था वो राजनीतिक प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य से ही प्रस्तुत करवाया गया। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पिछड़ों का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है और पिछड़े यहाँ पर अहम पदों पर हैं। लेकिन जो पिछले 8 साल की 8.5 साल की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सरकार के प्रति नाराज़गी ज़रूर रहती है। उसको कैसे वो संभाल पाएगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बैठक के बाद हम एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं और किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आज बीजेपी के उत्तर प्रदेश मुख्यालय में बैठक होनी है जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला उपाध्यक्ष शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर लखनऊ से बता दें जहां बीएसपी का मंडलीय सम्मेलन आज है। बीएसपी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज बिजली पासी किला चौराहे पर यह सम्मेलन आयोजित होगा। यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहेंगे मौजूद। दोपहर 1 बजे से शुरू होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। बीएसपी का मंडलीय सम्मेलन आज जहां बीएसपी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज बिजली पासी किला चौराहे पर होगा सम्मेलन। तो आपको बताते चले कि चुनाव 2024 के लिए बसपा अपनी कमर कस चुकी है, जहां अल्पसंख्यक, पिछड़ा और को साधते हुए इस बार बसपा चुनावी मैदान में होगी। किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। जी मनीष जी, जिस तरीके से आज बसपा का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कितने बजे कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कितने संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे? देखिए, आपको बता दें कि आज बसपा का जो है मंडलीय सम्मेलन हो रहा है। इसको लेकर के अगर हम बात करें तो लगभग 18 मंडलों की समीक्षा बैठक बसपा कर चुकी है और ये आज अंतिम उसका मंडलीय सम्मेलन है। इसको लेकर के जो बसपा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आज पहुंच गए हैं, विश्वनाथ, और ये लगभग 1 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा लगातार तैयारियां कर रही है। उसका मुख्य उद्देश्य आज की बैठक का अगर बात करें तो जो भी लखनऊ मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनको आज साफ संदेश दिया जाएगा कि बसपा सुप्रीमो के क्या दिशा निर्देश हैं, किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव अगर दूसरे राज्यों की बात करें और अगर देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 की, उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। ख़ास तौर से दलित वोट बैंक जो मायावती के साथ अधिकतर हमेशा रहा है, ऐसा खुद मायावती भी मानती है इस बात को, वो दलित वोट कहीं भी छिटक के किसी भी और पार्टी के पास ना जाए। ख़ासतौर से भाजपा उसमें लगातार सेंधमारी का काम कर रही है और कहीं हद तक वो कामयाब भी रही है। इसको लेकर के मायावती की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। उसी के मद्देनज़र ये आज बैठक की जा रही है। दलित के साथ साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट रखने की रणनीति तैयार की जाएगी। और ख़ास तौर से अगर बात करें तो जिस तरह से निकाय चुनाव भी होने हैं लखनऊ में, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में अगर निकाय चुनाव की बात करें तो अभी हालांकि कोर्ट के मामले में ओबीसी आरक्षण को लेकर के ये मामला थोड़े दिन के लिए बढ़ गया है। इस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है बसपा की, और बसपा
नगर निकाय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। उसका साफ मकसद है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं किसी भी तरह से वो अपनी संख्या बल को फिर से प्राप्त कर पाए। जिस तरह से जनाधार खोने की बात एक प्रश्न चिन्ह उठा था मायावती के सामने कि जनाधार खो रही है आपकी पार्टी, उसको लेकर के मायावती ने साफ किया था कि जनाधार ज़मीन पर नहीं खोया बल्कि इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कहें तो ईवीएम मशीन है। उन्होंने बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की बात कही थी। अब आज की मंडलीय समीक्षा बैठक में देखते हैं कि किस तरह की रणनीति, क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता है और क्या खाका तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित को साधने की एक बार फिर से मायावती कोशिश कर रही है। बीते चुनावों में हमने देखा जब मायावती ने कोशिश की थी इन लोगों को साधने की, तो कहीं ना कहीं जो एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज जा रहा था कि सीधे सीधे एक बी पार्टी के तौर पर, भाजपा की बी पार्टी के तौर पर काम कर रही है। बस इसकी वजह से मायावती को काफी नुकसान हुआ। तो इस बार जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे साफ तौर पर जमकर निशाना साधा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों पर ही निशाना साधते हुए उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि इस बार वो किसी के पक्ष में नहीं है या किसी के पक्ष में नहीं बोल रही है। इस बार उनका अपना पार्टी का स्टैंड है और वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल सौम्या, आपने सही कहा कि मायावती ने साफ कर दिया था और बीजेपी की बी टीम अगर हम बात कर लें तो मौका पड़ने पर विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। बसपा को भी कई बार बीजेपी की बी टीम कहा गया, क्योंकि अगर बात करें तो मायावती कहीं पर भी ज़मीनी स्तर पर उतर करके काम नहीं कर रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं बसपा पिछड़ रही है। जिस तरह से ट्विटर और उस पर अगर बीजेपी की बात करें तो वो चौतरफा जो है वो घेरने का प्रयास करती है विपक्ष को। और सोशल मीडिया की बात करें, चाहे वो ज़मीन पर बात करें या फिर अन्य किसी भी कार्यक्रम की बात करें, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को उस बढ़ चढ़ कर बीजेपी भाग लेती है। उसमें कहीं ना कहीं मायावती की अगर बात करें तो वो पिछड़ रही हैं, ख़ासतौर से सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर पर। मायावती के अधिकतर आपने सिर्फ ट्वीट देखे होंगे या खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मायावती सामने आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली जाती हैं। ये एक दलित वोट बैंक की अगर बात करें, हालांकि दलित वोट बैंक बहुत ज़्यादा हो सकता है ट्विटर पे उनका मानना हो कि ट्विटर या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, इस वजह से वो सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रही। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपनी रणनीति तैयार की वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई और साथ में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो ज़मीन पर उतर करके वो धरना प्रदर्शन भी उसने शुरू किया। मायावती की अगर बात करें तो बसपा अभी यहाँ पर थोड़ी सी पिछड़ रही, हो सकता है इसको लेकर के उसकी रणनीति तैयार की जा रही हो और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में हम देख सकेंगे कि मायावती ने इसमें कितना सुधार किया और कहां तक वो अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करके फिर से एक दलित वोट बैंक, अल्पसंख्यक और ओबीसी को एकजुट करके सत्ता पे काबिज होंगी। जी बिल्कुल मनीष, 1 बजे ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और तब साफ होगा कि किन मुद्दों पर बीएसपी इस बार बात कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से किस तरीके से उनको जोड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो इस बार बसपा का मंडलीय सम्मेलन आज है और किस तरीके से बसपा इस बार चुनाव लड़ती है, क्योंकि आने वाले समय में सबसे पहले नगर निगम के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी कहीं ना कहीं बसपा का फोकस होगा और साथ ही लोकसभा चुनावों में भी इस बार बसपा काफी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ, खेल महाकुंभ आयोजन में होंगे शामिल। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे हैं आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। बस्ती में बैठक करेंगे और आपको बता दें दोपहर 1 बजे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। बस्ती दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही खेल महाकुंभ आज आयोजन हो रहा है जिसमें वो शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाखेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें बस्ती मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। दोपहर 1 बजे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसी को लेकर के बस्ती दौरे पर है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल महाकुंभ आयोजन में होंगे शामिल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार बस्ती से जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होना है, कितने बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे? आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। उस समय सब कुछ है। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि सांसद खेल महाकुंभ का बस्ती इस कार्यक्रम का आयोजन 1 बजे सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती दौरे पर है, सीएम योगी आदित्यनाथ इसी कार्यक्रम को लेकर बस्ती दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ खेल महाकुंभ का आयोजन में होंगे शामिल। बस्ती दौरे पर है मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। खेल महाकुंभ आयोजन में होंगे शामिल और दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें, सांसद हरीश द्विवेदी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें, बस्ती दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां खेल महाकुंभ आयोजन में होंगे शामिल। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। बस्ती दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ खेल महाकुंभ में लेंगे हिस्सा। बस्ती दौरे पर है मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे हैं और इसी कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। बस्ती दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां खेल महाकुंभ में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांसद हरीश द्विवेदी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बस्ती में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जहां इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खेल महाकुंभ आयोजन में होंगे शामिल।
इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ आयोजन में होंगे शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उद्घाटन करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? जी, कार्यक्रम को लेकर यहाँ बस्ती एसपी द्वारा पूरी तरीके से चुस्ती दिखाई गई है और भारी फोर्स बल लगा के और जितने लोग अंदर जाने वाले खिलाड़ी हो या नेता हो या कार्यकर्ता हो, सबको बारी बारी से चेक करके ही अंदर एंट्री दी जा रही है। और कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री द्वारा 1 बजे के करीब उनके द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जो 12:20 पे पुलिस लाइन में उनकी हेलीकॉप्टर आएगी और वो 12:30 पे सत्यवान सिंह स्टेडियम में आएंगे और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे, वो जाएंगे और नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद फिर वो पुनः लखनऊ निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी किस तरीके का ये आयोजन है और किस तरीके के खेल होंगे, कौन कौन से मंत्री नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं? जी, यह बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी जी द्वारा जो है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। जैसा कि बता दें कि आज पिछले ही महीने से ब्लॉक स्तर पे जो बस्ती जिले में 14 ब्लॉक हैं और 14 ब्लॉक में सांसद खेल का महाकुंभ का आयोजन किया गया था। उसमें 4 लाख से अधिक प्रतिभागी भाग लिए थे और उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे प्रतिभागी, वही लोगों को यहाँ पुनः जो है खेलने का अवसर दिया गया। और सांसद बस्ती का कहना है कि यहाँ हमारे जो दूर दराज या गांव इलाके से जितने भी प्रतिभागी या जो खेल में रुचि रखते हो, वो जो रह जाते हैं, जो अपनी प्रतिभागी ऊंचे स्तर पर जाके नहीं दिखा पाते हैं, ऐसे लोगों को इस के माध्यम से एक नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी और जो यहाँ जिले स्तर पर खेलेंगे उनको आगे फिर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात की जाए तो किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? एसपी द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षा को देखते हुए बस्ती मंडल की सारे फोर्सों को लगभग यहाँ 15,000 से ऊपर पुलिस फोर्स लगा दिए गए हैं। हर जगह बैरिकेटिंग करके सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और स्टेडियम के अंदर अगर कहें कि एंट्री के लिए जैसी व्यवस्था है तो यहाँ एक एक नेता और एक जो कार्यकर्ता है या जो भी नेतागण है, उन लोगों को बिना चेक किए अंदर एंट्री नहीं की जा रही है। जी, आप लगातार हमारे साथ बने हो रहिए और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज दोपहर 1 बजे सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां बस्ती दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, इस खेल महाकुंभ में आयोजन में शामिल होंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। सारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही आज इस खेल महाकुंभ में वही लोग खेल रहे हैं जो पहले एक कार्यक्रम के दौरान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आए हैं और आज के खेलों में जो अव्वल नंबर पर आएगा उसे आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भी मिलेगा। तो सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है और आपने बताया कि जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, तो वो कार्यक्रम कितने बजे, यानी कितने समय तक के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती में रह सकते हैं? बता दें आपको कि 12:20 के बाद जब यहाँ से मुख्यमंत्री सत्यवान सिंह स्टेडियम से निकलेंगे और वो सर्किट हाउस जाके नेताओं और बस्ती जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद पुनः वो जो है बता दें आपको कि 3:20 पे जो है वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर देंगे। जी बिल्कुल, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी,
आज महाकुंभ, खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, इसका खुद शुभारंभ उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या उद्देश्य रहेगा इस कार्यक्रम का? देखिए, उद्देश्य इसका, इस खेल का ये है क्योंकि पूरा उत्सव का माहौल हो प्रदेश में और देश में। यही कारण है कि बड़े बड़े इवेंट का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बड़े बड़े इवेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं। आज खेल महाकुंभ है। अभी तक हमने कुंभ का देखा था, अर्ध कुंभ देखा और कुंभ देखा, लेकिन अब खेल महाकुंभ होगा जिसमें तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तो उसमें खुद मुख्यमंत्री बस्ती के लिए रवाना होंगे अब से कुछ देर बाद, और प्रधानमंत्री वर्चुअली उसमें जुड़ेंगे। हरीश द्विवेदी इसका पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो कि सांसद हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है, खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने की कवायद है। ये सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी कोई वर्ग छोड़ना नहीं चाहती है। एक और जहां जातीय समीकरण को साधे रहना चाहती है, तो दूसरी ओर चाहे वो किन्नर हो या खिलाड़ी हो या दिव्यांगजन हो, इन सब को भी अपने साथ में लाना चाहती है, एक एक वर्ग को अपने साथ में लाना चाहती है। और इसी कड़ी में खेल महाकुंभ का ये आयोजन किया गया है, जिससे कि खिलाड़ियों को अपने साथ लाया जा सके। इवेंट की हम अगर बात करें तो बड़े इवेंट हैं। फरवरी की अगर हम बात करें तो 10 से 15 के बीच में 3 बड़े इवेंट हैं। 10 तारीख को यहाँ पर इन्वेस्टर मीट है, उसके बाद 11 तारीख को आगरा में एक इंटरनेशनल सम्मेलन है, G20 का समिट का सम्मेलन है। उसके बाद यहाँ पर 14-15 तारीख को फिर से यहाँ पर एक सम्मेलन है। तो ये तीनों सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन है। तो कुल मिलाकर के मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिससे कि लोगों को बताया जा सके, एक पॉजिटिव नोट, एक परसेप्शन दिखाया जा सके कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। और जो विपक्ष निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उस निगेटिविटी के परसेप्शन को धराशायी किया जा सके। और इस कड़ी में जो आज का कार्यक्रम है, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज ये खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके के आयोजन, जैसे कि आपने बताया, कि आयोजित हो ही रहे, कहीं ना कहीं खेल जगत को, खिलाड़ी जगत को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसके माध्यम से। और इस खेल में जो भी आज अच्छा प्रदर्शन करता है, अव्वल आता है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर यहाँ पे जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, उनको प्रदेश स्तर पर मौका मिलेगा, फिर देश स्तर पर मौका मिलेगा। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों से कनेक्ट भी हो सकती है। देखिए, खेल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर न सिर्फ खिलाड़ी लगता है, बल्कि जो दर्शक हैं, वो दर्शक भी काफ़ी मात्रा में जुड़ते हैं। चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या दूसरे तमाम खेल हो, उससे दर्शक भी काफ़ी मात्रा में जुड़ते हैं। फुटबॉल भी एक ऐसा खेल है, अभी जो क्यूबा में जो मैच हुआ, जो इंटरनेशनल मैच हुआ, उसमें 10 करोड़ लोग जुटे थे, दर्शक 10 करोड़ जुटे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना दर्शक इसमें जुड़ता है। उसी तरीके से जब क्रिकेट का खेल होता है या दूसरे खेल होते हैं, तो हजार करने की कोशिश की जा रही है। और जिसका आज हरीश द्विवेदी ने एक बड़ा आयोजन किया, महाकुंभ इसका नाम रखा है, जिससे कि तमाम खिलाड़ियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा सके और उनको देखने वालों के लिए भी पूरा यहाँ पर आयोजन किया गया है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खेल महाकुंभ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस खेल महाकुंभ का सिर्फ एक उद्देश्य, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। साथ ही हर वर्ग से बीजेपी अपने आप को जोड़ना चाहती है, कनेक्ट रहना चाहती है। और इस महाखेल कुंभ का उद्घाटन आज दोपहर 1 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां दोपहर 2:30 बजे आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 3 राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी चुनाव आयोग। तो आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग 3 राज्यों में 3 राज्यों में आज चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी प्रवेश, आज इलेक्शन कमीशन 3 राज्यों के चुनावों की तारीख घोषणा करेगी। कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी?
आप अपनी आवाज अनम्यूट कर दीजिए प्रवेश। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस साल देश में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों का नंबर लगा दिया है गया है। और आज इलेक्शन कमीशन लगभग 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव की घोषणा कर देगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के मुख्य अजीब अपने इस दौरे को करने के लिए 11 से 14 जनवरी तक खुद पूर्वोत्तर राज्यों में गए थे और वहां पर सभी राजनीतिक दलों से और अन्य पार्टियों से बातचीत कर वहां की जमीनी हकीकत को जाना था। और उन्होंने ये फैसला किया था कि इस बार चुनाव जो है पूर्वोत्तर राज्यों में जल्द से जल्द करा दिए जाए। जी बिल्कुल, आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 3 बड़े राज्यों में 2023 में ये बड़े राज्यों में चुनाव है और भी राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर के पार्टियां भी पूरी तरीके से तैयार हैं। और जहां अगर भाजपा की बात की जाए तो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन चुनावों को लेकर के काफी चर्चा भी सामने आई थी। जी बिल्कुल, आप अभी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल ही समाप्त हुई है, जहां पर बीजेपी ने और अन्य दलों सभी ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार चुनाव आयोग रिमोट कंट्रोल के द्वारा एक बदलाव करना चाह रहा है। एक रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाना चाहता है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को एक मॉडल तैयार किया था, प्रदर्शनी लगाई थी। लेकिन विपक्ष ने उसको देखने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन चुनाव आयोग लाने की तैयारी कर रहा है, उससे जो है उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा दिए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग अभी उस पर विचार कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार चुनाव आयोग जो बदलाव करने के मूड में है वो इस बार हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग अपने राज्य को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कि अन्य राज्यों में नौकरी की या जीविका के लिए चले जाते हैं, वो लोग अब वोट डालने की सुविधा पा सकते हैं। लेकिन अभी विपक्ष इसे लेकर हंगामा कर रहा है और विपक्ष इस मशीन को अभी लाने नहीं देना चाहता है। तो हो सकता है कि अभी चुनाव आयोग अभी जो है थोड़ा सा इंतजार करे, लेकिन शुरुआत इस बार मुझे लगता है कि इन मशीनों की हो जाएगी। प्रवेश, इस बार चुनाव आसान नहीं है क्योंकि कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, जहां लगातार केंद्र सरकार भी इसको लेकर के अवगत है। हम सभी इसको लेकर के अवगत है कि किस तरीके से विदेशों में बात की जाए, चाइना, जापान जैसे देशों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। उसी में 2023 में 10 राज्यों में चुनाव होने हैं और अभी इलेक्शन कमीशन इन राज्यों में चुनावों की तारीखें घोषित, तो कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर भी काफी कठिनाइयां हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना को लेकर परेशान और हैरान है। और सबसे ज्यादा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे देश पे भी पड़ रहा है। क्योंकि पिछली बार जो कोरोना हमारे देश में आया था तो सारी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना आता है तो वो लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर देता है, जिससे सभी की जीविका को लेकर बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन सरकारों का अभी तक जो कहना है, विशेषकर बात करें केंद्र सरकार का, तो वो कहते हैं कोरोना को लेकर वो सतर्क हैं और अपना पूरी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो 3 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस बार कई अलग तरीके से शायद चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं आज अखिलेश यादव के दौरे की, जहां हैदराबाद दौरे पर है सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। खम्मा जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। सीएम केसीआर द्वारा आज आयोजित है कार्यक्रम। सीएम केसीआर अखिलेश यादव एक मंच पर होंगे, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। आपको बड़ी खबर दे दी जाए, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने चौथा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बुधवार यानी आज हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर खम्मम शहर में एक जनसभा आयोजित करने जा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी मनीष, आज हैदराबाद में अखिलेश यादव हैं, तो उनके इस दौरे के कई बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल सौम्या, जिस तरह से अखिलेश यादव को आज तेलंगाना बुलाया गया है, एक मंच पर केसीआर और अखिलेश यादव
के साथ में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं, इनकी भी न्योता दिया गया है। ये चौथा मोर्चा बनाने की कवायद तेज की गई है। जिस तरह से केसीआर को लेकर बीजेपी खासतौर से अगर केंद्रीय सत्ता की बात करें तो उसको लेकर के जहां केंद्रीय सत्ता जो है वो केसीआर पर निशाना साध रही थी, तो अब उन्होंने चौथे मोर्चे का गठन करने का एक ऐलान किया है। इसकी आज शुरुआत एक तरह से हम कहें औपचारिकता की जा रही है। अखिलेश यादव को न्योता दिया गया। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और साथ में भगवंत मान, ये तीनों लोग तेलंगाना पहुंचेंगे और तेलंगाना में केसीआर के साथ में एक मंच साझा करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस तीसरे मोर्चे को लेकर के कांग्रेस लंबे समय से प्रधानमंत्री के अगर पद की दावेदारी की बात करें तो एक सुर उठ रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई पदाधिकारी जो है वो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकता है। दूसरी बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी ताल ठोक रखी थी और अब केसीआर उसी बात को लेकर के केसीआर ने चौथे मोर्चे का एक गठन, एक शुरुआत हम कहें तो वो करी है। और अखिलेश, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, ये चारों की आज वहाँ पर सभा होने जा रही है खम्मा शहर में, जैसा आपने बताया, और वहां से रणनीति तैयार की जाएगी आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव की। जी बिल्कुल, तेलंगाना में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस रैली पे सीधा सीधा फोकस नजर आ रहा है 2024 के चुनावों का। जैसा आपने बताया कि पहले चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार, उस तरह के नेताओं ने 2024 में लोकसभा में अपना दावा ठोका। चौथे तरफ से ये निकल कर आए हैं, जहां उत्तर प्रदेश से इन्होंने अखिलेश यादव को बुलाया है, वहीं केजरीवाल और भगवंत मान को भी न्योता दिया गया। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इनका फोकस विधानसभा चुनावों से ज्यादा लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव तेलंगाना में होना है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में जिस तरह से अलग अलग राज्यों से, जो पंजाब की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें और आपके दिल्ली की बात कर लें, तो ये तीनों जो है राज्य हैं, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री अगर अखिलेश यादव की बात करें तो ये हैं मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, ये चारों पहुंचेंगे। और इनकी रणनीति अगर हम बता दें तो खासतौर से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की केंद्र सरकार के सीधे निशाने पर रहते हैं, सीधा मोर्चा लेते हैं। भगवंत मान की बात करें तो पंजाब में उन्होंने भी केंद्र सरकार से टक्कर ली और भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। और अखिलेश यादव अभी बीते कुछ दिनों से बहुत एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हाल ही में उन्होंने कई ऐसे धरना प्रदर्शन किए, कई ऐसी रणनीति तैयार की जिसके बाद से केंद्र सरकार और बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। शायद यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से केसीआर ने इन तीनों को न्योता दिया और एक मंच पर आज तीनों एकजुट होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है वो ममता बनर्जी क्यों शांत हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मुखर रहने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अगर बात करें तो ममता बनर्जी होती थी, लेकिन ममता बनर्जी इस समय बैकफुट पर नज़र आ रही हैं। कहीं से भी उनके आगे खड़े होने की बात नहीं आ रही है। शायद एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी दावेदार प्रधानमंत्री पद की होंगी अगर हम तीसरे मोर्चे की बात करें। शायद इसीलिए तेलंगाना में ये एक बैठक की जा रही है और आने वाले 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से 2024 के लिए चौथे मोर्चे पर केसीआर ने अखिलेश यादव को न्योता भेजा है। आज इस रैली में पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम मान भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।